हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से मैं वीडियो तो क्रिएट कर पा रही थी लेकिन मैं उसे अपडेट या फिर आपके पास अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो अब वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। और एक इन्फॉर्मेशन बतानी है मुझे बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए। बीकॉम ऑनर्स की तो डेट शीट है वो आगे हो गई है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की सोल वालों की जो भी डेट शीट है वो आगे हो गई है। 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। सो 4 तारीख से पहले हम मैनेजमेंट का यूनिट कंप्लीट कर लेंगे पांचों। फटाफट से वीडियोस आपकी डलने वाली है अब धड़ाधड़, क्योंकि बीच में टेक्निकल इशू आ गया था। अब हमारी कोई इशू नहीं है, अब हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे बहुत ज्यादा फास्टली। सो हमारा यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट पार्ट मैं बना रही हूँ। फर्स्ट है आपका स्टार्ट हो गया है, 2 यूनिट हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले, इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ने वाले मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं। सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ सेकंड की ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमारा मैनेजमेंट का सेकंड की है, पहला तो था प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेकंड की फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड एलोकेटिंग अ फर्म रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स प्लान। मतलब क्या है? इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक फर्म क्या एलोकेट करता है, कोऑर्डिनेशन को एलोकेट करता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उसे कैरी आउट कैसे करना है अपने प्लान के अकॉर्डिंग, कि हमारा प्लान ये है उसके हिसाब से जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर द पीपल, पोजीशन, डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी विद इन द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारा स्ट्रक्चर का भी डेवलपिंग होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही वो स्टेप है जिसमें हम हमारे मतलब पीपल्स को, पोजीशंस को, डिपार्टमेंट्स को सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ही काम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, पीपल भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कितने की रिक्रूटमेंट है हमारे पास, जरूरत है उतने, फिर हम काम को जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं कंपनीज में, फिर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। वो सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। आपने क्लास 12th में इसे पढ़ाई होगा। सो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर थी भी और भी ज्यादा क्लियर हो गई होगी। सो प्रोसेस देखते हैं पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को जानना क्या काम है और इसे डिवाइड करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग पीपल्स को, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट वाज टू बी डन इज अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। मतलब कि हमारे पिछले प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला स्टेप क्या होता है? काम को जानना और उसे डिवाइड करना पिछले जो भी हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि क्या हमारा प्लान है, क्या हमारा काम है, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या काम है, ये काम है, और इस तरीके से जो काम के लिए जो बंदा प्रेफर करता है उसको वो काम देना। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क सो दैट द डुप्लीकेट कैन बी अवॉइड एंड वर्कलोड कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज। मतलब क्या है? काम को इसमें डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका भी रीजन यहाँ दिया है। काम को इसलिए डिवाइड किया जाता है बहुत सारे उसमें लोगों में मैनेज करके कि हाँ आपको ये टास्क दिया जा रहा है, आपको ये टास्क दिया जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कह लो, अलग अलग लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी सेम काम ना करे। सेम काम करेंगे तो वही डुप्लीकेट काम हो रहा है तो काम स्लो होता है। तो अलग अलग सारे काम करेंगे तो सारे काम एक साथ कंप्लीट होंगे, जिससे हमारा डुप्लीकेशन भी अवॉइड होता है और सभी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के ऊपर बोझ नहीं बनती है। सभी एम्प्लॉयज के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा लोड शेयर कर देते हैं, इससे हमें वर्क का लोड भी थोड़ा कम लगता है, अवॉइड लगता है। तो आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया होगा। फिर होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब काम को डिवाइड करना है तो किस अकॉर्डिंग? अलग अलग डिपार्टमेंट को काम दिया जाता है। सपोज मान लीजिए फाइनेंस का काम है और आप उसे प्रोडक्शन वाले को दे रहे हो, तो वो अगर कर भी ले तो उसका प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? क्योंकि वो स्किल्स तो और किसी के पास नहीं है। ठीक है, और वैसे फाइनेंस की स्किल्स भी किसी के पास नहीं होते। तो जिस भी स्किल के लिए, जिस भी ग्रुप के लिए, डिपार्टमेंट के लिए काम प्रेफर्ड है, हम उसी को वो काम देते हैं। तो इसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही काम एक ही मैनेजर को दे देते हैं तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाएगा। उस फाइनेंस का काम भी उसे ही करना है, प्रोडक्शन का भी उसे ही करना है, मैनेजमेंट भी उसे ही देखनी है, एचआर भी उसे देखना है, तो वो ये सारे काम करके कंफ्यूज हो जाएगा और कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उन सभी को अलग अलग काम देते हैं ताकि हमारा काम का डुप्लीकेशन कम हो। वंस वर्क वाज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, देन एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन द नेचर आर
ग्रुप टुगेदर। मतलब हमारा वही चीज वहां पे क्या रखा है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और वो जो एक्टिविटी है, हम फाइनेंस का काम है तो वो हम फाइनेंस के डिपार्टमेंट को दे देंगे, प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में दे देंगे, जो भी सिमिलर होता है ना उस नेचर की कि हाँ भाई ये काम है, ये एक्टिविटी है और ये इस ग्रुप से मैच कर रहा है तो हम उसी ग्रुप को देते हैं, तो उसी हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। सो डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, फंक्शंस एंड डायरेक्टरी। वही प्रोडक्ट फंक्शन के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आई होप आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन पहले से भी पता था, थोड़ा सा 12th में आपको क्लियर था और अभी भी और अच्छा हो गया होगा। अगला है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उसके बाद जब डिपार्टमेंट भी बन गए हैं, पहले क्या था, हमने वर्क को जान लिया, चीजों को जान लिया, उसके बाद काम को डिवाइड कर दिया, फिर उस काम के अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंट बनाए कि हाँ ये काम इस डिपार्टमेंट को देंगे, इस डिपार्टमेंट को। अब हमें वो काम देना है, डिपार्टमेंट भी बना लिया, काम भी डिवाइड कर लिया, उसका भी एक तरीके से डिवीजन कर लिया, अब हमें वो काम उन डिपार्टमेंट्स को असाइन करना होता है। सो ये थर्ड स्टेप आता है आपका। Once the department can create, सबसे पहले जब हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद each department is placed under the charge of an individual called departmental head, डिपार्टमेंट हेड। मतलब इसके बाद जब हम एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम हर डिपार्टमेंट में ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में एक इंडिविजुअल यानी एक बंदा हायर करते हैं। चार्ज का मतलब है यहाँ पे हायर करते हैं, ठीक है, जिसके अंडर में वो पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम डिपार्टमेंट हेड कहते हैं, सुपरवाइजर कह लो, सुपीरियर कह लो, मैनेजर कह लो, कुछ भी कह लो। देन ईच जॉब इज एलोकेटेड टू ऑन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्टिल देयर शुड बी प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है, उसके बाद जो बंदे को हम हेड बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज के हिसाब से देखता है कि मेरे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसमें से किसके पास जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसे वो काम दे देता है। यानी कि जो उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, कोई भी मान लीजिए सबऑर्डिनेट है, उसका जो नॉलेज है वो भी प्रॉपर मैच करना चाहिए आपके नेचर ऑफ जॉब से, तो उसी बंदे को वो देगा। सपोज मान लीजिए कोई कैशियर में अच्छा तो उसे कैश के लिए काम दे देगा, कोई एंट्री करने में अच्छा तो वो एंट्री के लिए काम दे देगा। ये सारे काम बेसिकली फाइनेंस में आते हैं। डिपार्टमेंट तो एक ही है पर अलग अलग काम होते हैं फाइनेंस के अंदर भी। कोई विड्रॉ करने के लिए, कोई डिपॉजिट करने के लिए, कोई पेटी कैश बना रहा है, कोई कैश बुक बना रहा है, कोई पासबुक बना रहा है। तो इस तरीके से जो जिसमें प्रेफर करता है, जो जिसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसको वो मैनेजर जो होता है या सुपीरियर वो उसको वो काम दे देता है। तो इस तरीके से ड्यूटी असाइन कर दी जाती है एक डिपार्टमेंट में और आपस में भी इंडिविजुअली। लास्ट स्टेप आता है आपका स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसके बाद आखिरी में कि जो भी काम हुआ है उसको रिपोर्ट करके देनी होती है, तो ये आखिरी स्टेप होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉय हैज सम अथॉरिटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर ही ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सॉरी एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास एक अथॉरिटी होती है। किस तरीके की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। एक हक होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को आपको सबमिट भी करना होता है। इट इज नेसेसरी दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो whom he has to take order from and to whom he answerable। मतलब कि अगर कोई आपको ऑर्डर कर रहा है तो आप उसे आंसर करो, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट का क्यों ना हो। दिस क्रिएट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट हिरार्ची एंड हेल्प्स टू इन कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या क्रिएट करता है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक हिरार्ची यानी कि हार्मोनी, एक तरीके से शांति और अच्छा व्यवहार प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को अच्छे से चलने में अलग अलग एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सुपीरियर आपको कुछ कह रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आपको वो ऑर्डर कर रहा है, आपको वो कोई काम बता रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप, कि हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके और आपस में जो उनका रिलेशन होता है ना वो काफी अच्छा होना चाहिए। तभी तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके अगर काम नहीं करेंगे तो जो हमारा स्टेटस होता है काम का वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं बेसिकली ये 4 प्रोसेस है आपके पास। पहला है काम को समझना, उसे डिवाइड करना, फिर उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाना, फिर हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं और फिर जो हमारा मिलजुल के काम करना होता है, रिलेशनशिप बना के काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, ये स्टेप होता है। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? ये जस्ट एक तरीके से कहा जाए तो आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बाद आता है। मतलब द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली बाय अ सुपीरियर। मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है, उससे क्या रेफर होता है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है, एक अच्छा सुपीरियर जब हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को अच्छे से मैनेज करके रख रहा है, यानी एफिशिएंटली मैनेज करके रखता है, ठीक है, उसी को हम स्पैन ऑफ
मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि सिंपली भाषा में कहूँ तो मैनेजर हैविंग अ ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट हु रिपोर्ट हिम डायरेक्टली इज कॉल्ड एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि एक मैनेजर, जब एक मैनेजर को, जब क्या है कि जब हमारे एक मैनेजर, जब देखो इसमें बेसिकली बताया गया कि जो मैनेजर अच्छी मैनेजमेंट करके अपने ग्रुप को साथ में मिलकर जुट करके रखता है ना, वही चीज इसमें दिखाई गई है। जब एक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब पूरा सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप एक ही मैनेजर की बात सुनने लग जाए, डायरेक्टली उसे रिपोर्ट करने लग जाए अपने कामों के लिए, यानी कि उसकी बातें मानने लग जाए, उसके ऑर्डर्स को मानने लग जाए, ठीक है। और एक सुपीरियर जब हमारे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज करके रखता है एफिशिएंटली, तो वो जो मैनेजमेंट वो बनाता है ना अच्छी, उसको हम कहते हैं बेस्ट मैनेजमेंट। तो उसी का एक नाम कहते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी बात है इसके अंदर और बहुत छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, ज्यादा लेंथी नहीं किया क्योंकि काफी इजी सा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक, ज्यादा लंबा भी नहीं है और फटाफट फिनिश होने वाला है। मीनिंग देखा था, मीनिंग के बाद स्टेप्स देखे प्रोसेस का, और फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक प्लीज प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज कहती हूँ। बाय द वे मर्जी आपकी है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से जाइए अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और अपने एग्जाम्स की